ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस्टर हुओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ होता है। और उसके दोस्तों को तो यहाँ पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि सचमुच यहाँ पर हुओ की शादी होने वाली है। उनमें से एक तो यहाँ पर कहने भी लग जाता है कि न जाने यहाँ पर उस लड़की में इतनी हिम्मत डेयरिंग कहाँ से आई कि उसने यहाँ पर ग्रैंडपा को इतना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया, धमकी दकती मरने की, ताकि वो तुमसे यहाँ पर शादी कर सके। तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की का यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही मोटिव हो सकते? वो कहता है कि देखो, ये शादी मुझे यहाँ पर मेरे घर वालों ने करने के लिए कही है, जो कि 5 साल तक टिकने वाली है, और मैं इस चीज के लिए मना क्यों करूंगा? बिकॉज बस 5 साल की तो बात है। लेकिन हाँ, अब वो ये शादी क्यों करना चाहती है बात तो मुझे पता नहीं। बट रही बात यहाँ पर हमारे हुआ परिवार के इनहेरिटेंस विल की, प्रॉपर्टी या असेट की, उसमें से कोई भी चीज उसके हाथों में नहीं आने वाली है। उसे सिर्फ मिलेगा तो मिसेस हुओ का टैग। एंड फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट डे आ ही जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपना सर्टिफिकेट लेता है अपनी वाइफ लीसा के साथ में। सर्टिफिकेट लेते यहाँ पर हुआ लीसा को टर्म्स एंड कंडीशंस बताना शुरू कर देता है। वो उसे समझा रहा होता है कि उनकी मैरिज सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली अलायंस है। घर वालों ने शादी करने के लिए गई, इसलिए यहाँ पर हुआ ने हाँ बोला, वरना वो लीसा से शादी नहीं करता। और इस शादी के दौरान यहाँ पर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टिक रहेंगे। अगर बात 5 साल की हुई है तो ठीक 5 साल बाद यहाँ पे वो लोग डिवोर्स लेंगे, और इन 5 सालों में वो अपने अपने लाइफ का मैटर खुद ही सॉल्व करेंगे। रही बात यहाँ पर लीजा की पर्सनल एक्सपेंसेस की, तो वो हुआ परिवार जरूर उठाएगा। लेकिन हाँ, लीजा की नजर यहाँ पर हुआ परिवार की इनहेरिटेंस के पीछे बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अब हुआ को तो लग रहा था कि लीजा शायद से कुछ डिसएग्री करेगी, बट नहीं। लीजा कहते कि फिक्र मत करो, तुमने जो कुछ कहा है मैं उन बातों पर पूरा का पूरा ध्यान रखूंगी, और यही होगा जैसे तुम चाहते हो। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। वो लोग यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं, जहाँ पर वो उसके दोस्तों को ग्रीट करती है एंड कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर फॉलो होंगे। ऐसा कहकर गुड बाय बोलकर वहां से वो चली जाती है। ये सुनकर तो यहाँ पर मिन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसी वुमन है, इतने अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसमें उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है, और इससे डिसएग्रीमेंट भी नहीं किया। आखिर ये ठीक तो है ना दिमाग से? वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। वो तो बस यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि अब इनके बीच में धीरे धीरे यहाँ पर रोमांस आएगा और इनकी शादी यहाँ पर एक रियल शादी में बदल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। 2 साल बीत जाते एंड यहाँ पर हो जाओ मिन एंड हान के साथ में होता है। मिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि 2 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी वाइफ का तो कुछ अता पता ही नहीं है। मैरिज वाले दिन मैंने उसे आखिरी आखिरी बार देखा था। हान भी कहता है कि सही कहा। ऊपर से यहाँ पर तुमने नोटिस किया, तुमने जो पैसे यहाँ पर उसके बैंक अकाउंट में डलवाए हैं, उसने उनमें से 1 यॉन तक यूज नहीं किए। वो सारे के सारे पैसे वैसे के वैसे पड़े हैं। जाओ यहाँ पर हंसने लगता है एंड कहता है कि व्हाट इफ यहाँ पर हो ने जो यहाँ पर लीसा को पैसे ट्रांसफर किए वो लीसा के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही कम हो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो भी सेम बात यहाँ पर सोच रहा था। जाओ यहाँ पर बताने लग जाता है कि उसने लीसा के बारे में पता किया है। उसकी उम्र यहाँ पर 26 ईयर्स है एंड वो अलग अलग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करती रहती है, और उसे मल्टी लैंग्वेजेस आते हैं। ये सुनकर तो मिन और हान दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर तो हमारी मिसेस वो के पास प्रिटी फेस भी है और साथ साथ स्किलफुल दिमाग भी। मैंने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। मिन कहता है कि देखो, अगर वो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करती है तो अभी भी एक अपकमिंग डिबेट होने वाला है। आई थिंक यहाँ पर हो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तुम वहां जाओगे तो तुम एटलीस्ट अपनी वाइफ को ये 2 साल बाद फर्स्ट टाइम देख तो पाओगे, एंड क्या पता यहाँ पर तुम दोनों की बातें भी हो जाए। वो वहां पर जाने से मना करने लग जाता है, तो उसके दोस्त यहाँ पर उसे टीज करने लगते हैं कि क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पर ये डर है कि तुम्हारी वाइफ के पास ऑलरेडी यहाँ पर कोई साइड चिक है जिससे वो लव करती है, इसलिए तो यहाँ पर से शादी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम खुद यहाँ पर एक बार सोच लो, क्या पता वहां पर जाने का डिसीजन वर्थ निकल जाए तो। हान कहते कि छोड़ो, जाने भी दो। ऐसे भी यहाँ पर हुआ को बस 3 साल और गुजारने हैं। उसे तो यहाँ पर लीजा से फर्क पड़ता ही नहीं है। लीजा अपनी लाइफ में जो करना चाहे कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस उनकी फैमिली रेपुटेशन पर यहाँ पर उंगली ना उठे। हुआ यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे तो अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही कि आखिर उस लड़की में ऐसी कौन सी खास बात है कि ग्रैंडपा यहाँ पर जान देने की धमकी मुझे दे रहे थे अगर मैंने उसके साथ शादी नहीं की होती तो। इस बात पर तो यहाँ पर मिन और हान दोनों हंसने लग जाते, और जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में कभी मुस्कुराता ही नहीं है। होगा यहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल आने लग जाता है।
इसलिए यहाँ पर वो सभी को तो सबसे पहले शांत कराता है। ग्रैंडपा यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि 2 साल यहाँ पर हो चुके हैं एंड लीज़ा कल वापस आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर यहाँ पर उससे एयरपोर्ट पर पिक करो। वो कहते कि ऑफ कोर्स, आप कुछ बोले और मैं ना करूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एंड यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ग्रैंडपा को टॉन्ट भी मार रहा था कि शादी भी तो आप ही की वजह से हुई है। यहाँ पर ग्रैंडपा से कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों को बात करके देख लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर शादी से खुश नहीं हो एंड तुम्हारे मॉम डैड भी इस शादी से खुश नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि लीजा के परिवार के पास ये वो स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स नहीं है जो कि हमारे परिवार के साथ में मैच कर सके। लेकिन लगता है कि मेरी परवरिश में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। आखिर हम जैसे अच्छे लोग स्टेटस और स्टैंडर्ड्स कब से देखने लग गए? हमें तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर, इंसानों के कैरेक्टर को देखना चाहिए कि आखिर उनका दिल कैसा है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि लगता है आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी है। ग्रैंडपा कहते कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो शुरुआत से पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ होगा नहीं, और ना ही मैं यहाँ पर कोई फॉल्स रख रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसे बात करो और उसे बस समझने की कोशिश करो। वो 2 साल बाद एक वॉर जोन से वापस आ रही है। तुम उससे बातचीत करोगे तो फिर तुम्हें उसके बारे में चीज़ें पता चलेंगी, जो कि यहाँ पर क्या पता तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लग जाए। वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे पिक करने के लिए कल चला जाऊंगा। ये सुनकर तो यहाँ पर हान और मिन बहुत एक्साइटेड एंड खुश हो जाते हैं, जैसे कि उन्हीं की गर्लफ्रेंड आ रही हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, रात को यहाँ पर डिनर के लिए उसे लेकर आ जाना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम सभी के सामने अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस कर रहा हो, ताकि यहाँ पर लिसा को ऐसा ना लगे कि उसके पास मिसेस हुओ का स्टेटस है ही नहीं। एंड इस बात से भी यहाँ पर वो अग्री कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पिक करने के लिए चला जाता है। लिसा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है उसे पिक करने के लिए। एंड तब तक यहाँ पर उससे बता रहा होता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम यहाँ पर ओल्ड हाउस चलो, ताकि हम यहाँ पर तुम्हें सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सके। लिसा उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर हाँ बोल देती है। एंड हान को रियलाइज होता है कि वो 2 साल बाद यहाँ पर लिसा से सेकेंड टाइम के लिए मिल रहा है, और लिसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं बदली है। वो अभी भी यहाँ पर पूरी की पूरी वैसी की वैसी ही है, मिस्टीरियस, स्वीट एंड इनोसेंट टाइप की। एंड फिर हम यहाँ पर हो परिवार का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लिसा का इंतजार कर रहे होते। लिसा आती यहाँ पर सभी से माफी मांगती है कि ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें आने में यहाँ पर देरी हो चुकी है। ग्रैंडपा लिसा को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आंटी कहती कि डैड, खाना अब तक यहाँ पर सर्व नहीं हुआ है, लिसा को हमारे साथ बैठने दीजिए। एंड यहाँ पर लिसा बाकी वुमेन्स के साथ में बैठ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर हुआ ग्रैंडपा और अपने डैड के साथ में जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। डेजी यहाँ पर लिजा से कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर फॉरेन की ट्रांसलेटिंग डिपार्टमेंट में वर्क करती हो। कितना बोरिंग होता होगा ना, एंड डिफिकल्ट होता होगा पूरा दिन बैठकर यहाँ पर ट्रांसलेट करना चीज़ों को। लिजा कहती कि नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। यहाँ पर ये काम इतने ज़्यादा नीटली एंड इतने ज़्यादा प्रिसाइसली किया जाता है कि हम एक गलती भी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा भी यहाँ पर उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे होते। वही दूसरे यहाँ पर लीजा से वो लोग उसे घर वालों के बारे में पूछ रहे थे। लीजा बताने लग जाती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था, एंड 2-3 साल पहले यहाँ पर उससे ग्रैंडपा की भी डेथ हो चुकी थी। ये बात सुनकर यहाँ पर वो सोचता है कि ये लड़की इतनी शांत कैसे हो सकती है। ये सभी बातें बताते टाइम इसके फेस पे कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है। वो ऐसे बता रही हो कि जैसे वो एक पीस ऑफ केक हो। आंटी यहाँ पर लीजा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम हुआ परिवार एक साथ एकजुट रहकर एक दूसरे के साथ रहते, तो तुम्हें यहाँ पर फैमिली की कमी कभी महसूस नहीं होगी। वही दूसरी यहाँ पर दूसरी आंटी कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि ट्रांसलेटिंग वाला काम कुछ ज्यादा ही वियर्ड होता है। वहां पर वर्क प्लेस में कुछ हैपनिंग्स नहीं रहता, सिर्फ काम 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 करना होता है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम मर्दों के बीच में आकर बैठ गए हो। देखो डेजी को, डेजी यहाँ पर आर्ट म्यूजियम में वर्क करती है। डेजी तुम बताना कि आखिर क्या स्पेशल होने वाला है इस वीक। तब डेजी यहाँ पर बता रही होती है कि पेरिस से यहाँ पर कुछ पीसेस आने वाले हैं, एंड वो फ्रेंच पीसेस है जो कि यहाँ पर डेजी के आर्ट गैलरी में एग्जिबिट होंगे। ये देखकर ये सुनकर यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि देखा, डेजी यहाँ पर कुछ ऐसा काम करती है जिससे यहाँ पर डेजी की पर्सनालिटी और भी एनहांस हो। एंड वो लोग यहाँ पर लिसा को इनडायरेक्ट ये समझा रहे होते कि कुछ ऐसा काम करो जो कि वुमेन्स के लिए बना है, यानी कि यहाँ पर मेन और वुमेन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। अगर यहाँ पर लीजा से कहने लगते हैं कि बेहतर होगा अगर नेक्स्ट वीक तुम यहाँ पर डीसी के साथ म्यूजियम जाओ, तो तुम्हें भी वहाँ जाकर कुछ सीखने मिलेगा। लीजा कहती है कि थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पर बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि बस डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट ही तो करने, इसमें कौन सी मेहनत की बात है,
घर बैठे-बैठे भी तो कर सकती हो। लिज़ा बोलती कि नहीं, आई थिंक कि आपको ये बात पता होगी कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं करना होता। यहाँ पर मैं एक पीस डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हमारी टीम बिल्डअप कर रही है, जो कि यहाँ पर अराबिक और चाइनीज़ में होने वाला है। तो आप खुद सोच कर देखिए, एक पीस डॉक्यूमेंट जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में, वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। हमारी एक गलती की वजह से, हमारी किसी मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से चीज़ें यहाँ पर अलग वे में आ सकती है। अगर आप दूसरे किसी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप वहाँ के डायलेक्ट्स को समझें, क्योंकि भले हमारे यहाँ पर चीज़ों का मीनिंग कुछ और है, लेकिन वहाँ पर चीज़ों का तरीका भी और है। हर जगह अलग-अलग डिफरेंसेस होते हैं। जितना आसान काम दिखता है उतना आसान मेरी टीम के लिए वर्क है नहीं। तब यहाँ पर हुआ नोटिस करता है कि लिसा किस तरीके से ऐसा नहीं बोल रही है कि वही सारा काम करती है, वो इन चीज़ों के लिए अपनी टीम को भी डेडिकेट कर रही है। एंड यहाँ पर होती है डेजी, जिसे यहाँ पर ये सारी बातों का कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है कि लोग ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर ये चीज़ें भी कुछ एग्जिस्ट करती है क्या, और इनका क्या ही काम है। डेज़ी यहाँ पर लीज़ा से कहने लग जाती है कि तुम अक्सर यहाँ पर वॉर ज़ोन वाली कंट्रीज में ट्रैवल करती हो, तुम्हारे लिए कितना डेंजरस होता होगा। लीज़ा कहते कि हाँ, अगर मेरे वर्क प्लेस वाले लोग कहते कि ज़रूरी है ट्रैवल करना, तो मुझे जाना पड़ता है, लेकिन वो इतना भी डेंजरस नहीं है। मुझे तो वहाँ के लोगों के लिए चीज़ें डेंजर लगती है, जो कि डेली लाइफ में उन चीज़ों से गुजर रहे हैं। मैं अगर जाती हूँ तो मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत सेफली चलता है, इसलिए मुझे यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर लीज़ा को बहुत नोटिस कर रहा होता है, और वो को समझ आ जाता है कि आखिर ग्रैंडपा ने क्यों यहाँ पर लीज़ा से सिर्फ बातें करने के लिए कहा था। बिकॉज यहाँ पर लीज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसे यहाँ पर मिस्टीरियसली ओपन अप करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसे समझना बहुत आसान है। एंड यहाँ पर वो प्राउड फील कर रहा था कि उसकी लिटिल वाइफ यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्रेव है। एंड इतने में यहाँ पर लीज़ा के अंकल आ जाते हैं। अंकल यहाँ पर कहने लगते हैं कि सुनी मैंने तुम सबकी बातें, तुम्हें क्या लगता है कि लीज़ा का काम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अनइंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा ही बोरिंग सा है एंड डेंजरस है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं लीज़ा के साथ में यहाँ पर सायरिया में था, और समय यहाँ पर वॉर जोन चल रहा था। अब 2 अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच में एज़ अ ट्रांसलेटर लीज़ा ही वर्क कर रही थी। तुम्हें पता है, वो 5 साल का बच्चा आज ज़िंदा नहीं रहता। अगर लीज़ा ने हिम्मत कर आगे बढ़कर उस सोल्जर से ट्रांसलेटिंग वर्ड से बातें नहीं की होती, तो आज यहाँ पर उसने कई जानें बचाई है। अब तुम बता दो, क्या किसी की जान बचाना बोरिंग काम है या फिर नहीं? इस बार तो यहाँ पर डेज़ी का मुँह बंद हो जाता है, एंड हुआ को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि लीज़ा के बारे में जानने के लिए क्या कुछ नहीं है। एंड शुरुआत में यहाँ पर उसने लीज़ा को कितना बुरी तरीके से जज कर लिया, ये सोच कर कि यहाँ पर वो उसके हुआ परिवार के इनहेरिटेंस के पीछे पड़ी होगी। एंड इसी सोच को लेकर यहाँ पर उसे गिल्ट फील होता है कि आखिर मैं इतना नैरो माइंडेड कैसे हो सकता हूँ। एंड हमारे परिवार ने सचमुच लीज़ा को मिसेस हुओ के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है, ये बात भी उसे यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। एंड यहाँ पर सिर्फ ग्रैंडपा होते हैं, जो कि यहाँ पर लीज़ा की तारीफ करते, उसे अप्रिशिएट करते उसके कामों के लिए, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा था कि वो उसे कितना वैल्यू करते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। आंटी यहाँ पर कहने लगती कि जो भी हो, एक औरत की पहचान यहाँ पर उसके फैमिली से ही होती है, एंड यहाँ पर एक वुमेन को अपनी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देनी चाहिए। एक बार यहाँ पर लीजा बच्चे को जन्म देगी, तो वो इस तरीके से कंटिन्यूसली अलग अलग कंट्रीज थोड़ी ना ट्रैवल कर सकती है। वो यहाँ पर लीजा का साइड लेने वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पर लीजा के अंकल बोलने लग जाते हैं कि अरे वाह, जिस हिसाब से आपने ये बातें कही है, लगता है यहाँ पर लीजा की पर्सनालिटी और उसकी पहचान सिर्फ हुआ परिवार से इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर वो हुआ परिवार के वंशज को जन्म देगी, और उसके अलावा उसी कोई आइडेंटिटी रहेगी ही नहीं। एंड ये आंटी के मुंह पर एक मुंह तोड़ जवाब होता है कि लीजा के बारे में आप लोग जितना सोचते हैं, वो उससे ज़्यादा बेहतरीन है और केपेबल रखती है। एंड हमें यहाँ पर वह समय दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा एक समय काम कर रही होती है, और उस समय यहाँ पर वह सायरिया में थी, जिस समय यहाँ पर उसी के लोगों को यहाँ पर अपोजिट लीडर्स ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। लीजा का पार्टनर वहाँ पर आकर उसे वह सारी बातें बताता है। सबसे पहले यहाँ पर लीजा उसे बताती है कि वो लोग वहाँ पर पर्सनली उनके साथ नेगोशिएट करने जाएंगे। उसका पार्टनर उसे समझाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी, इससे यहाँ पर चीज़ें और डेंजरस हो सकती है, एंड क्या पता उन्हें निकालने के बजाय हम खुद भी वहाँ पर फंस जाए, तो यहाँ के लोगों की मदद कौन कर पाएगा। लीजा बोलती कि हम वहाँ पर भी तो उन्हीं की मदद करने जा रहे हैं। देखिए, आप मुझे बस यहाँ पर इतना बताइए कि मेडिकल टीम में यहाँ पर हमारे पास कितने सप्लीमेंट्स बचे हैं। आप बस यहाँ पर उन सभी चीज़ों का इंतज़ाम कीजिए, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर लूँगी। एंड तब यहाँ पर लीजा को जिसे पता चलती है कि मिस्टर अली ने यहाँ पर लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, एंड यहाँ पर उसके लिए ढेर सारे लोग वर्क करते हैं।
वो लोकेशन को यहाँ पर ट्रेस करती लिसा और उसका पार्टनर उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर लोग तो उसे देखकर स्माइल करने के लिए भी रेडी नहीं थे। लेकिन वॉर जोन में थोड़ी ना कोई किसी को देखकर स्माइल करता है। बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे और जब लीसा यहाँ पर उन्हें अप्रोच करती है तब तक वहाँ पर लीसा और उसके पार्टनर बेहोश हो जाते हैं बिकॉज अली के मेंबर्स आकर यहाँ पर उन्हें बेहोश कर देते हैं। कुछ समय बाद उठने पर यहाँ पर अली हंसने लग जाता है एंड कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे देश के लोगों के पास अब कोई बचा नहीं है जो एक औरत को मुझसे बात करने के लिए भेज दिया। लीजा कहती कैसी कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें जन्म भी तो यहाँ पर एक वुमन नहीं दिया है और तुम अपनी माँ को लेकर इतना डेकोरेटरी वर्ड कह रहे हो। ये सुनते यहाँ पर अली को गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई उससे ऐसे बात कैसे कर सकता है। लीजा कहती कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट होगा, तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी भी चाहिए, लेकिन अपने इस हक में यहाँ पर अपने लोगों को खोना बहुत ही ज़्यादा सैडफुल मोमेंट होता है। इस जोन में हम जिस फिलहाल है वो जोन में यहाँ पर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है एंड वो तुम यहाँ पर मुझ पर कर सकते हो। एली यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा कोई नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, उसमें ज़रूर कुछ तो खास बात है। वो लीजा से पूछने लग जाता है कि मैं तुम पर किस बात का ट्रस्ट कर सकता हूँ। लीजा कहती है कि देखो मैं यहाँ पर फॉरेन सिविल ब्यूरो में वर्क करती हूँ एज ए ट्रांसलेटर एंड मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एज ए चाइनीज़ पर्सन जाऊँगी, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से आइडेंटिफाई करूँगी एंड लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। इससे यहाँ पर तुम्हारा नाम भी खराब नहीं होगा। अली इस बात को सुनकर यहाँ पर स्मिरिंग करता है एंड कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों पर बिलीव करूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना भाग जाओ, मेरे आदमी तुम्हें तुरंत ही ढूंढ निकालेंगे। लीजा बोलती है कि मुझे मेरी लाइफ बहुत प्यारी है, मैं उसके साथ यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती और मैंने कह दिया है कि हम जिस जोन में है उस जोन में यहाँ पर ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ट्रस्ट मैं तुम पर करती हूँ कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। ये सुनते यहाँ पर एली उसका आईडी कार्ड ले लेता है एंड यहाँ पर लीजा को जाने के लिए बोलता है। लीजा उसे कहती भी है कि मैंने तुम्हारे लोगों के लिए मेडिकल सप्लीमेंट्स लाए हैं। आई नो तुम्हारे पास इनफ प्रोवाइडर्स नहीं है, इसलिए तुम इस चीज़ का इस्तेमाल जितना चाहो उतना कर सकते हो। ऐसा बोलकर वहाँ पर वो वापस लौट जाती है एंड शाम को अपने रास्ते में घर पहुँचते पहुँचते उनके हॉस्टेजेस को भी रिलीव कर दिया जाता है। उसका पार्टनर तो यहाँ पर लीजा की तारीफ करने लग जाता है। वो कहते कि मानना पड़ेगा हम मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालते रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मगरमच्छ का दिल यहाँ पर इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा कि वो तुम्हारी बातें समझ पाएगा। लीजा कहती कि ठीक है ना, इन दी एंड यहाँ पर वो भी तो एक ह्यूमन है एंड यहाँ पर उस वुमन ने लीसा को थैंक यू कहा था। बस वुमन ही नहीं, वहाँ के बच्चों ने भी जो कि रेस्क्यू होकर आए थे और उन्होंने लीसा को थैंक यू कहा था उन्हें सेव करने के लिए। एंड लीसा हमेशा यहाँ पर उन्हें नई नई चीज़ें सिखाया करती है एंड इस बार यहाँ पर उसने उन्हें पीस वाला वर्ड सिखाया था। अब बच्चों को तो यहाँ पर पीस के वर्ड का मीनिंग तक नहीं पता बिकॉज उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं जब उन्होंने जन्म लिया और अब तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्जन चलता है। तब लीजा यहाँ पर उसे बता रही होती है कि जिस दिन ये वॉर जोन यहाँ पर कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, जब तुम डेली लाइफ में खुश रहोगी, जिंदगी को नॉर्मली लिव करना शुरू कर दोगी बिना किसी डर के, तब तुम्हें यहाँ पर वो पीस मिलेगा। वो बच्चे यहाँ पर लीजा पर कुछ ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हुओ मिन के साथ बात कर रहा था एंड मिन हुओ को बुला रहा होता है लीजा के साथ साथ ताकि वो सभी यहाँ पर लीजा को मीट कर ग्रीट कर सके। मिन यहाँ पर उसे बुलाते रहा था बट वो मना कर देता है। वो कहता है कि लीजा बिजी है, वो नहीं आ पाएगी एंड कॉल को यहाँ पर कट कर देता है और पता चलता है कि उस लंच के बाद में तो यहाँ पर लीजा हुओ से मिली भी नहीं है। वो अपना पूरा टाइम यहाँ पर उस डिपार्टमेंट में ही गुजारती है एंड यहाँ पर हुआ को कॉल आ जाता है ग्रैंडपा का। ग्रैंडपा कहते कि मैंने सुना कि मैंने यहाँ पर लीजा को बुला रहा था तुम्हारे साथ में, पर तुमने यहाँ पे मना कर दिया। हुआ कहते कि देखिए ग्रैंडपा, लीजा बिजी होती है, उसके पास टाइम नहीं होता, मैंने इसलिए मना किया। ग्रैंडपा कहते कि मैं लीजा नहीं हूँ, तुम ये सवाल यहाँ पर लीजा से पूछ कर देखो, अगर वो ना कहती तो बात अलग है, बट क्या तुमने उससे पूछा? नहीं ना, तुमने खुद ही यहाँ पर डिसीजन ले लिया। और ऐसी भी वो तुम्हारी वाइफ है, वो इस कंट्री में यहाँ पर किसी को नहीं जानती। एज अ हस्बैंड ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर लीसा को सभी से इंट्रोड्यूस करवाओ, उससे सोशलाइज करवाओ एंड उसके कनेक्शंस बढ़ाओ। ये सुनकर यहाँ पर हुआ को हाँ बोलना पड़ता है एंड यहाँ पर हिम्मत कर वो लीसा को कॉल लगाता है एंड बता रहा होता है कि आज एक गैदरिंग इवेंट्स है जहाँ मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम चलना चाहोगी तो मैं अपने दोस्तों से तुझे मिलवाऊंगा। लीजा यहाँ पर कहते कि ठीक है, टाइम एंड लोकेशन भेज देना, मैं पहुँच जाऊँगी।
वो यहाँ पर हैरान था कि लीज़ा ने हाँ कितना जल्दी बोल दिया। वो उससे कहते कि मैं तुम्हें पिक कर दूंगा। लीज़ा कहती कि नहीं नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी, मुझे एड्रेस एंड टाइमिंग्स ढंग से भेज देना, मैं वहाँ पर टाइम से पहुँच जाऊंगी। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देती है। सभी के सभी यहाँ पर लीज़ा का इंतजार कर रहे थे एंड लीज़ा तब तक वहाँ पर आ जाती है। सभी लीज़ा को यहाँ पर ग्रीट करते हैं एंड हान यहाँ पर कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में वर्क करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा। लीज़ा कहते कि है तो, बट करना पड़ेगा, ऐसे भी वो इतना इम्पोर्टेंट काम जो है। लेकिन यहाँ पर एक फिर ऐसी चीज़ हो जाती है, वहाँ पर सुवन अपने दोस्त के साथ आ जाती है। अब यहाँ पर हुआ कि तीनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आखिर इन्हें किसने यहाँ पर बुलाया है, बिकॉज किसे कोई भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट हुआ को भी आइडिया नहीं था। एक समय के तो उन चारों को लगता है कि शायद से कोइंसिडेंटली आ गए होंगे। सुवन यहाँ पर कहते कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने कह रहा कि बस गैदरिंग चल रही है छोटी मोटी, मैं तुम्हें यहाँ पर लीजा से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हुआ कि यहाँ पर वाइफ है जो कि यहाँ पर सिविल फॉरेन ब्यूरो में वर्क करती है। ये सुनकर यहाँ पर सुवन कहने लगती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल काम नज़र आता है। सुवन के दोस्त कहते कि मानना पड़ेगा, सुवन यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन में वर्क करती है, उसका काम कितना ज़्यादा प्रिटी लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, उसमें कितनी मेहनत चाहिए होती है। इस बात पर यहाँ पर कोई कुछ बोल ही नहीं पाता और तब वहाँ पर और भी लड़कियाँ आना शुरू कर देती है। वापस से तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और वो ये सोच रहा था कि ये लोगों ने और न जाने कितने लोगों को बुला कर रखा हुआ है सेम जगह पर। सुवन की दोस्त यहाँ पर कहने लग जाती है कि जो लास्ट पेंटिंग तुमने यहाँ पर खरीदी है, मानना पड़ेगा वो सबसे बेस्ट चॉइस है। सुवन कहते कि वो पेंटिंग यहाँ पर 3 मिलियन की है, लेकिन मैंने 1 मिलियन एक्स्ट्रा देकर उसे खरीदा है, बिकॉज मैं जानती हूँ उस पेंटिंग का वर्थ कितना ज़्यादा है। उस पेंटिंग का ऑरा, उस पेंटिंग की चार्म यहाँ पर मेरे घर पे 4 चांद लगा देती है। और ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिनके ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी के सफ़र में यहाँ पर वो थोड़े से भटक से जाते हैं। ऐसा यहाँ पर वो इनडायरेक्टली हुआ को कह रही होती है, मे बी उसकी शादी को लेकर। लीजा कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हें तो यहाँ पर लगता है आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों ना तुम यहाँ पर पेंटिंग की मंगोलियन स्टाइल की आर्ट को एक बार देखो, तो मैं यहाँ पर समझ आएगा कि वो हैंड की चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड होती है। और अगर तुम्हें आर्ट इतना ही पसंद है तो ऑफकोर्स सी बात है कि तुम्हें वो आर्ट तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएबल है। ये सुनकर यहाँ पर सुवन डाउट में लगने लग जाती है कि इस लड़की को आर्ट के बारे में इतना कैसे पता है, एंड वो खुश हो जाता है। सुवन कहते कि आई अंडरस्टैंड, मैंने उस आर्ट के बारे में बहुत सुना है, लेकिन वो 1917 की पेंटिंग्स है, जिसे देख पाना यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड लीजा यहाँ पर पेरी को कॉल लगा लेती है, वो पेरी जिसके पास भी यहाँ पर इन सभी पेंटिंग्स की ओनरशिप होती है। पेरी कहता है कि तुम्हें मेरी अचानक से याद कैसे आ गई, कहीं तुम मेरे ऊपर स्पाई तो नहीं कर रही हो। लीजा कहते कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरी एक दोस्त है जिसे यहाँ पर और मंगोलियन पेंटिंग्स को देखनी है। असल में वो पेंटिंग्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुरानी है कि उसकी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम जिस दिन फ्री रहोगे उस दिन मेरी दोस्त वो पेंटिंग देखने के लिए आ जाए। पेरी कहते कि ज़रूर, तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसे खुशी खुशी वेलकम करना चाहता हूँ, यहाँ पर वो पेंटिंग जब चाहे तब देख सकती है। ऐसे भी मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, तुम चाहे तो उसे यहाँ पर उस इवेंट में भेज दो। ये सुनकर यहाँ पर लिसा उसे हैप्पीली हाँ बोल देती है, लेकिन सुवैन बहुत जलने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरी के साथ मीटिंग करने के लिए सुवैन को 4 महीने लग गए थे। 4 महीने में भी यहाँ पर वो पेरी से नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट से मिल पाई थी। एंड ये बात उसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लगती है कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी, आर्ट के बारे में इतना जानने के बावजूद मुझे 4 महीने लग गए, और इस लड़की में ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक कॉल में कर दिखाया। हुआ को तो यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी। हुआ को समझ आ जाता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर खुद के लिए इनफ केपेबल है, मुझे तो यहाँ पर बीच में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मेरी वाइफ अपने तौर तरीक़ों से अपना स्ट्रेंथ तो ऐसे ही बता देती है। मैं तो यहाँ पर लीज़ा की तारीफ़ करने लग जाता है। सुवन से यहाँ पर लीज़ा कह देती है कि जैसे मुझे यहाँ पर इनवाइट आएगा मैं तुम्हें भेज दूँगी, तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हें स्पेशल एंट्री मिल जाएगी। सुवन बड़े ही वियर्ड वे में उसे थैंक यू बोलती है, यानी कि बड़ी मीठी आवाज़ में, लेकिन मन ही मन वो पूरी फेक बन रही थी। एंड फिर यहाँ पर से वो अपनी गर्ल्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये कहते हैं कि माफ़ करना, मैं गलत रूम में आ गई थी। उनके जाने के बाद लीजा उनसे कहते कि माफ़ करना, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे कल मॉर्निंग के डॉक्यूमेंट्स रेडी भी करने, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। वो कहता कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लीजा कहते कि नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कार बुला ली है। वो कहते कि ठीक है, एटलीस्ट मैं एलिवेटर तो चल ही सकता हूँ। एंड यहाँ पर लिफ्ट के वहाँ वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है आने के लिए। लीजा बोलते कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है,
ऐसे भी तुम्हारे दोस्तों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। ज़्यादा ड्रिंक मत करना वरना घर पहुँचते-पहुँचते यहाँ पर तुम्हें टायर्ड फ़ील हो जाएगा। ऐसा कहकर वो उसकी टाई ढंग से बनाकर वहाँ से गुड बाय कहकर चली जाती है। अब जैसे ही वहाँ पर वो अंदर वापस आता है, तीनों कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हारी वाइफ़ के बारे में बात कर रहे थे। मानना पड़ेगा, तुम्हारी वाइफ़ का ऑरा यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा है। उसे देखकर यहाँ पर कोई भी कह सकता है कि वो एक एलिगेंट एंड क्लासी लेडी है, जिसे यहाँ पर अपना वर्थ बहुत अच्छे से पता है। वो शो ऑफ नहीं करती, लेकिन हाँ, उससे कनेक्शंस तो बहुत ज़्यादा ही है। एंड यहाँ पर वो लोग लीज़ा के नाम पर चीयर्स करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ड्रिंक करता है, उसके स्टमक में एक अचानक से अनबेरेबल पेन शुरू हो जाता है। तो वो लोग यहाँ पर डॉक्टर को कॉल लगाने लग जाते हैं। एंड इतने में वहाँ पर लीज़ा आ जाती है, जो कि अपना फ़ोन भूल चुकी थी। लीज़ा हो से कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। एंड बेन यहाँ पर लीज़ा को बताने लग जाता है। लीज़ा उसे कहती है कि स्ट्रेट बैठो। एंड बैठकर यहाँ पर वो उसके एक्यूपेंचर पॉइंट्स को प्रेस करती है, हल्का सा मसाज करती है, जिससे यहाँ पर तो उसका पेन गायब ही हो जाता है। वो कहते कि तुम ये सब भी कर सकती हो। लीज़ा बोलती कि हाँ, इससे ज़्यादा। मेरी मॉम असल में यहाँ पर एक डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे ढेर सारी चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन वॉर जोन में रह रहकर अब मुझे तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आना शुरू हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, जब तक यहाँ पर तुम्हें कंफर्टेबल ना फील हो। वो कहते कि नहीं, कल तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, इसलिए तुम जा सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लीज़ा कहती कि हाँ, और मेक श्योर करना कोई स्पाइसी या इरिटेटिंग फूड मत खाना। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो हो, बस 3 साल बचे हैं, एंड आई थिंक 3 साल के बाद डिवोर्स लेने पर तुम सचमुच बहुत रिग्रेट करोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर एक जेमस्टोन को जाने दे रहे हो। अब यहाँ पर हुआ को पता होता है कि वो रिग्रेट कर सकता है, लेकिन साथ साथ फिलहाल के लिए उसे ये बात का रिग्रेट है कि वो लीसा को अब तक अच्छे से जान भी नहीं पाया है। एंड नेक्स्ट बाद में यहाँ पर लंच के टाइम पर हो चला जाता है लीसा को पिक करने के लिए, ताकि वो लोग एक स्पेशल जगह जाकर यहाँ पर लंच कर सके। लीसा कहते कि आई एम सॉरी, बट मुझे यहाँ पर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम जाना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, लेकिन मेरा लंच ब्रेक फिलहाल चल रहा है, तो हम किसी नियर बाय रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। वो यहाँ पर अग्री कर लेता है एंड वो लोग यहाँ पर लीसा के सिलेक्टिव प्लेस पर चले जाते हैं। वो लोग लंच करने जब आते हैं तब यहाँ पर लीसा टाइम भी बार बार देख रही होती है। हो कहते कि लगता है यहाँ पर तुम हर टाइम ऐसे ही घाई घाई में काम करती हो। लीसा कहती कि नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नॉर्मल है और अब इन चीज़ों की मुझे यहाँ पर आदत पड़ गई है। लंच करने के बाद थैंक यू बोलने पर वो जानने लगती है कि यहाँ पर वो उसके व्रिस्ट के बारे में पूछ रहा होता है। लीसा कहती है कुछ नहीं, ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, बस कुछ समय पहले हुई है। ऐसा कहकर वो उसे गुड बाय एंड थैंक यू बोल के जाने लगती है, बट वो नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर अपना एनवेलप ही भूल गई है। एंड वो तुरंत ही भागकर चला जाता है लीसा को यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट देने के लिए। लिफ्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज होने वाली थी, बट वो उसे डॉक्यूमेंट देकर उसे पूछता है कि क्या जेन्युइनली यहाँ पर तुम्हारा रिस्ट पेन नहीं कर रहा और पेन यहाँ पर नॉर्मल है। लीसा को रियलाइज होता है कि वो जेन्युइनली उसे केयर कर रहा है। वो उसे कहती है कि हल्का पेन तो होता है, बट ठीक है, बेरेबल है। एंड जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला तब वो वापस से उसे ओपन करती है एंड बड़े प्यार से यहाँ पर हुओ को गुड बाय बोलती है। जो चीज़ यहाँ पर हुओ को खुद पसंद आती है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर वो लीसा को एक दिन कम्प्लीटली जानकर जरूर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर हुओ ने अपने असिस्टेंट से कहकर लीसा की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल ली होती है। असिस्टेंट यहाँ पर बता रही होती है कि इसमें यहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एंड डेटास अवेलेबल है एंड मैडम का बैकग्राउंड कम्प्लीटली क्लीन है। उनके डैड यहाँ पर वॉर जोन में वर्क किया करते थे एंड उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उसकी मम्मा भी यहाँ पर सेम वॉर जोन में थी, जो कि यहाँ पर एज ए डॉक्टर वर्क किया करती थी एंड उन दोनों की डेथ सेम समय पर हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पर लीसा एज अ फॉरेन सिविल ब्यूरो वर्क करती आ रही है वॉर जोन्स में। तब यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स को देखता है और इसके साथ साथ उसे पता चलता है कि लीसा तो यहाँ पर इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। तब यहाँ पर वो उसकी ढेर सारी फ़ोटोज़ देखता है जो कि बच्चों के साथ होती है एंड ये देखकर यहाँ पर उसे समझ आता है कि लीसा के बारे में यहाँ पर वो जितना भी जान ले शायद से वो हमेशा कम पड़ने वाला है। एंड ये 3 साल का टाइम अब उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी गुजर जाएगा और वो फिर सचमुच रिग्रेट करेगा कि वो लीसा के बारे में कुछ जान ही नहीं पाया है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि बहुत समय बाद अब यहाँ पर इस कंट्री में वापस आ चुकी थी एंड सबसे पहला फोटो यहाँ पर वो अपने दोस्त को भेजती है, जिससे वो समझ जाता है कि अब शीन वापस आ चुकी है। एंड यहाँ पर वो पूछती है कि क्या तुमने हुओ को ये बातें बताई है। शीन कहती कि अब तक तो नहीं एंड तब उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि हुओ यहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट में जाने वाला है। अगर तुम उस कॉकटेल पार्टी में जाती हो तो क्या पता तुम्हें हुओ से मिलने का मौका मिल जाए, तुम दोनों की बातें हो जाए और हुओ को तो इसे इनडायरेक्टली पता चल ही जाएगा कि तुम भी वहाँ पर मौजूद हो और तुम वापस लौट चुकी हो। एंड हमें यहाँ पर शीन की हिस्ट्री बताई जाती है, जहाँ पर शीन
आंटी से मिलने के लिए गई थी। उसने आंटी से कहा था कि मैं जेन्युइनली यहाँ पर हुआ से लव करती हूँ। आंटी कहते हैं कि सिर्फ प्यार से यहाँ पर कुछ नहीं होता। हमारे परिवार में हमारे स्टेटस को भी मैच करना पड़ता है। एंड तुम अपने स्टेटस से यहाँ पर अच्छे से वाकिफ रहोगी कि तुम फिलहाल तो मैच नहीं कर पाओगी। इसलिए मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है कि क्यों ना तुम यहाँ पर इस एग्रीमेंट को देखो और अपना डिसीजन बना लो। तुम्हें मैं यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हूँ। तुम जाकर अपनी अच्छी से लाइफ जी सकते हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर शीन मना कर देती है। वो कहती है कि वो ये सब कुछ यहाँ पर खुद से कर लेगी। आंटी बोलती कि एग्रीमेंट खोल कर तो देखो, मैं छोटी मोटी रकम तुम्हें नहीं दे रही, मैं 3 मिलियन यौन से भी ज़्यादा तुम्हें पैसे दे रही हूँ, जैसे तुम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी अब्रॉड में जाकर इत्मीनान से बिता सकती हो। तुम्हारा स्कूल स्ट्रक्चर, तुम्हारा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर, सब कुछ मैं मैनेज कर दूंगी एंड तुम्हें बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। अब तुम खुद सोच लो कि तुम अपना करियर ढंग का बनाना भी चाहती हो या फिर नहीं। एंड इस वजह से यहाँ पर शीन ने अपना करियर चुना था और वो अब्रॉड जा चुकी थी। शीन को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि उसने यहाँ पर अपना करियर बना तो लिया, और ये करियर वो उस इंसान के लिए बना रही थी जिस इंसान से वो शादी करना चाहती है। लेकिन वापस आने पर यहाँ पर उसे ऑलरेडी पता चल जाता है कि उसकी तो यहाँ पर ऑलरेडी शादी हो गई। एंड शीन ने ऑलरेडी यहाँ पर लीजा के बारे में जिसे पता की है कि वो भी एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसे डाउट ये था कि आखिर ऐसे कैसे नॉर्मल लड़की उस वो परिवार में शादी कर सकती है। वो इस चीज़ को तो लेकर क्यूरियस थी ही, लेकिन साथ साथ शीन ये भी चाहते कि मिसेस हु की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी होकर रहे। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं हु को, जो कि उसी इनविटेशन के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या यहाँ पर लीजा उसे हाँ बोलेगी साथ चलने के लिए या ना बोलेगी। फिर उसे ग्रैंडपा की बात याद आती है कि एटलीस्ट पूछ कर तो देख ही लेना चाहिए। तो वो यहाँ पर लीजा को कॉल कर कर उस कॉकटेल पार्टी के बारे में बताने लग जाता है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लीजा हाँ बोल देती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि एज अ हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कॉकटेल पार्टी में मैं तुम्हारे साथ एंटर करूँ, तुम्हें पिक कर कर साथ चलूँ। लीजा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम साथ चल लेंगे। एंड वो उसे लोकेशन भी बता देती है कि कहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए आ सकता है। एंड यहाँ पर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसने कॉल कर पूछने का ग्रेट डिसीजन लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग इवेंट में चले जाते हैं जहाँ पर हान और जाओ मौजूद होते हैं। वो लोग एज यूजुअल यहाँ पर लीजा को ग्रीट करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं कि इतने में यहाँ पर हान हो से पूछने लग जाता है कि तुमने यहाँ पे मेरा कॉल पिक नहीं किया। वो कहता है कि थोड़ा सा बिजी था, बताओ क्या बात है। हान को वो बात शेयर करनी होती है, लेकिन उसे पता है कि वो लीजा के साथ में ये बातें नहीं बता सकता। इसलिए यहाँ पर वो लीजा को कहने लग जाता है कि वो देखो वहाँ पर आंटी खड़ी हैं, तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। एंड उनके ठीक बाजू में यहाँ पर शीन खड़ी होती है। शीन जैसे यहाँ पर हुओ को देखती है, उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि हुओ के स्टेटस तक पहुँचने के लिए उसने यहाँ पर इतनी मेहनत की है। अब उसका स्टेटस तो वो पहुंच चुकी है, लेकिन मिसेस वो अब तक बन नहीं पाई है, जिसके लिए अब यहाँ पर उसे अलग से स्ट्रगल करना पड़ेगा। लीजा वहाँ पर जा रही होती है कि वो से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। लीजा कहती कि नहीं, तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं खुद यहाँ पर उन्हें ग्रीट कर लूँगी। एंड वो मिसेस ली होती है जो कि द ग्रेट एम्बेसडर है। एंड यहाँ पर तो हान को और जाओ को पता ही नहीं था कि ऑलरेडी यहाँ पर लीजा उन्हें बहुत पहले से जानती है। मिसेस ली यहाँ पर लीजा से मिलकर बहुत खुश होती हैं। एंड साफ साफ बातें करने पर समझ आ रहा था कि मिसेस ली यहाँ पर लीजा को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। मिसेस ली यहाँ पर लीजा को शीन से इंट्रोड्यूस भी करवाती है, जहाँ लीजा से हेलो बोलती है एंड शीन हेलो बोलकर वहाँ से फिर चली जाती है। इतने में वहाँ पर वो उनके पास आ रहा था। मिसेस ली कहने लगती कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी शादी भी यहाँ पर परफेक्ट इंसान से हुई है। आई होप कि तुम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ एकदम खुश रहोगे। ऐसे वेल विशेस देकर वहाँ से वो चली जाती हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम मिसेस ली को कैसे जानती हो। तब यहाँ पर लीसा उसे बता रही होती है कि जब एक बार यहाँ पर एस ट्राई, तब वहाँ पर उनका बेटा उसी अब्रॉड सेक्शन में था जहाँ पर मेरी टीम को असाइन किया गया था। उस समय मैंने उन्हीं के बेटे की जान बचाई थी, और बस तब से लेके अब तक हम एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर वो उसकी बातें सुनकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर ये पहली बार नहीं है जहाँ पर लीजा कोई ऐसी स्टोरी बता रही है जिससे वो खतरे में पड़ी हो। वो लीजा से यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। लीजा कहती है कि अब काम ही मेरा वही है और ये मेरा डेली का काम है, तो इसलिए अब तो मैं यहाँ पर यूज्ड हो चुकी हूँ। दूर से यहाँ पर शीन उन्हें देख कर यही सोच रही थी कि लीजा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिसेस हुआ बनने का फ्लॉन्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मिसेस हुआ रहने की वजह से यहाँ पर लोगों से भाव दे रहे, उसके साथ कनेक्शंस बना रहे हैं। उसे यहाँ पर लीजा के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता होती है। एंड तब तक यहाँ पर वो अपनी दोस्त को इशारे करती है, जो कि जानबूझकर वहाँ पर जाती है और लीजा के ऊपर शैंपेन गिराकर सॉरी बोलने का नाटक करती है।
यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने वाला था बट लिसा उसे रोकती है एंड कहती कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है, जाकर मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ। बट यहाँ पर वो को पता होता है कि कोई गलती है नहीं। शीन वहाँ से तो भाग जाती है अपने दोस्त को सीरियस सिचुएशन में डालकर। वो के पूछने पर भी यहाँ पर वो लड़की बातें डिनाई कर रही थी तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है एंड उस लड़की की फैमिली के साथ में सारी कॉर्पोरेशन बंद करने के लिए बोल देता है। ये सब कुछ यहाँ पर हान और जाओ देख रहे होते हैं एंड बाद में यहाँ पर उसकी दोस्त गुस्से में यहाँ पर बैठी हुई थी। यही सोच रही थी कि शीन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी वाइफ के ऊपर शैम्पेन गिराऊंगी तो फिर मैं उसका अटेंशन गेन कर पाऊंगी, जिससे मैं यहाँ पर उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकूंगी। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें उल्टी हो गई। वो तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इस चक्कर में मेरा यहाँ पर जितना कॉर्पोरेशन था वो भी खत्म हो गया और न जाने ये बिच कहाँ पर भाग गई है। वही दूसरे यहाँ पर जब लिसा आती है तब वो उसे लड़की के पास चली जाती है एंड उसे बता रही होती है कि हाई हील पहनने पर अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पर वो कैसे बच सकती है एंड अगर उसके अंकल्स पेन करे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। वो बड़ी पोलाइटली यहाँ पर उसे चीज़ें सजेस्ट कर रही होती है। ये चीज़ देकर यहाँ पर वो लड़की गिल्ट में वहाँ से उड़कर चली जाती है। वो कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि वो जानबूझकर कर रही थी। लिसा बोलती कि मुझे पहले से ही पता था बट मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती। और ऐसे भी अब जब उसे गिल्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर उसे गिल्ट हो रहा है तो उसे ये भी रियलाइज होगा कि उसने यहाँ पर गलत काम किया है। वही दूसरे यहाँ पर हो से पूछने लग जाता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर हमारा अपकमिंग 30th एनिवर्सरी है हो परिवार का, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन फ्री रहो एंड उस दिन अवेलेबल रहो ताकि यहाँ पर पूरा परिवार एक रह सके। ऐसे भी तुम यहाँ पर परिवार का हिस्सा ही तो हो। तब यहाँ पर ये बात सुनकर उसे अच्छा लगता है। वो उसे बताता है कि ये इवेंट 2 दिन बाद होने वाला है एंड मॉम भी चाहते हैं कि तुम वहाँ पर आओ क्योंकि तुम हमारी फैमिली की बेटी जैसी हो। ये सुनकर यहाँ पर लिसा को अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ज़रूर मैं वहाँ पर एज ए वाइफ मौजूद रहूँगी। वही दूसरे यहाँ पर लिसा बस यहाँ पर आती ही नहीं है, वो तो यहाँ पर अपनी मम्मा की यानी कि मदर इन लॉ की मदद भी करती है चीज़ों को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में। आंटी तो यहाँ पर लिसा से बहुत इंप्रेस हो जाती है एंड कहते कि माना पड़ेगा तुम एकदम परफेक्ट काम क्या करती हो। जब वहाँ से वो जा रही थी कि तब तक वहाँ पर शीन आ जाती है आंटी से मिलने के लिए और यहाँ पर शीन के अंदर अकड़ आ जाती है कि अब तो मेरे पास यहाँ पर सब कुछ है और मेरा यहाँ पर पूरा हक बनता है इस घर पर खड़े रहकर अपना हक जताने का। एंड आंटी यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि कहीं लिसा और शीन इन दोनों के बीच में कुछ क्लैश ना हो जाए। शीन को यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, बस प्यार से उसे यहाँ पर अंदर वेलकम करती है। वही दूसरा यहाँ पर लिसा की मदर इन लॉ, अंकल एंड साथ ही साथ यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते, जहाँ पर आंटी तो शुरुआत में लिसा के अगेंस्ट थी तो नहीं बचा, वो लिसा से सेटिस्फाइड नहीं थी वही सेम स्टैंडर्ड्स की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर आंटी को समझ आ जाता है कि लिसा के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ है। वो एक परफेक्ट वाइफ है और एक परफेक्ट डॉट इन लॉ मटेरियल है। सेम यहाँ पर अंकल और ग्रैंडपा भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शीन चली जा रही है तुरंत ही हुओ के पास में ताकि यहाँ पर वो उतने साल पहले क्या हुआ था उस बारे में यहाँ पर हो से बातचीत कर सके, चीज़ों को यहाँ पर सॉर्ट कर सके। पर तब तक वहाँ पर आंटी खुद बीच में आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लिसा हुओ को अप्रोच कर रही थी एंड आंटी ऐसा नहीं चाहती कि लिसा के मन में हल्का सा भी यहाँ पर गिल्ट या डाउट आए। वही दूसरे यहाँ पर लिसा सिर्फ अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रही थी एंड वो बड़ी कामली बात कर रही थी कि जैसे यहाँ पर सब कुछ नॉर्मली चल जाओ। फिर यहाँ पर वो भी चला जाता बिकॉज अंकल उसे ढूंढ तो रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर शीन अप्रोच करने लग जाते हैं लिसा को। वो लिसा से कहती है कि थैंक यू आज के लिए इतना सब कुछ अरेंज करने के लिए। लिसा यहाँ पर समझ नहीं पाती कि एक आउटसाइडर आकर उसे क्यों थैंक यू बोल रही है। शीन यहाँ पर बोलने लगती कि मैंने सुना है कि तुम्हारी हुआ की शादी सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस बेसिस पर की गई है एंड तुम दोनों के बीच में यहाँ पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बाद में यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दोगे। मुझे तो तुम्हें यहाँ पर देख के बहुत बुरा लगता है कि एक शादी जो कि सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हुई है तुम उस चीज़ के लिए यहाँ पर कितनी मेहनत कर रही हो, अपना 100% दे रही हो। बहुत बुरा लगता है ये जान कर कि शादी उससे ही हुई है जिससे यहाँ पर वो तुम्हें लव भी नहीं करता। लीजा यहाँ पर उसे पूछती कि मिसेस शीन क्या आप ज़्यादा फ्री है। शीन कहती कि ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो। लीजा बोलते कि वो इसलिए बिकॉज आपको मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही पंचायत है। ऐसे भी दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानकर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर अपने आप पर फोकस करेंगी तो अपने आप से कुछ सीख लेंगी, मैं मेरा देख लूँगी। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है तो शीन उसे रोकती है एंड कहते कि तुम जानना नहीं चाहती कि आखिर इस परिवार वालों के साथ या फिर तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता क्या हुआ करता था। लीजा बोलती कि नहीं, मुझे ऑलरेडी ढेर सारे काम है एंड मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना और ना ही मैं यहाँ पर किसी और की ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है एंड तुरंत ही यहाँ पर आंटी चली जाती है लीजा से बात करने के लिए बिकॉज वो समझ जाती है कि अंदर लीजा गई थी
और शीन ने जैसे लीजा को जाते देखा था वो भी जानबूझकर गई थी। इसलिए आंटी यहाँ पर लीजा से पूछने लग जाती कि आखिर शीन ने कुछ कहा तो नहीं। लीजा यहाँ पर नॉर्मली उनसे बातें शेयर करती है। आंटी कहते कि तुम्हें इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। लीजा बोलती कि माँ, मुझे उन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे भी वो जो बोल रही है मुझे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना भी नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ फंक्शन एंजॉय कर रही हूँ एंड मैं अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है एंड आंटी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है कि आंटी को लगा था कि शायद से यहाँ पर लीजा ब्लास्ट आउट होगी, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगी, बट यहाँ पर वो कितने काम डाउन और कितने ही अच्छे वे में उन चीज़ों को रिएक्ट कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर भी ये सारी बातें हुओ को समझ आ जाती है। हुओ को यहाँ पर बुरा इस बात का लगता है कि एज ए हस्बैंड अगर यहाँ पर लीजा को कुछ भी फील हो रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लीजा को रीअश्योर करना, लीजा का भरोसा यहाँ पर कभी ना तोड़ना और अपना ट्रस्ट और अपना लॉयल्टी बनाए रखना। लेकिन यहाँ पर तो लीजा ऑलरेडी स्ट्रांग इनफ है, जैसे यहाँ पर कॉमन सेंस तो कुछ ज़्यादा ही है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को जो कि डील साइन कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि सब कुछ तो यहाँ पर लीसा के क्राइटेरिया में आ रहा है। तब यहाँ पर वो लीसा से कॉल कर कर उसकी मदद भी मांगता है, जहाँ पर लीसा उसे बहुत अच्छे से मदद करती है। वो यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि तुमने आज तक तो हमसे मदद नहीं मांगी, लेकिन देखा आज तुम्हें यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत तो पड़ ही गई। जाओ कहता है कि वो क्या है ना, मैं गधों से मदद नहीं मांगता। ऐसा कहकर वो इनडायरेक्टली अपने सभी दोस्तों को यूजलेस बुला रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर हुओ को शीन से पर्सनली अलग से मिलना पड़ता ही है, जहाँ पर शीन हुओ को सारी सच्चाई बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर हुओ की मम्मा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था एंड उसे यहाँ पर समझाया था कि वो कभी भी यहाँ पर इस रिच सोसाइटी के बीच में फिट इन नहीं रह सकती, बिकॉज यहाँ पर हुओ परिवार का स्टेटस उसके परिवार के साथ कभी मैच नहीं कर पाएगा एंड इस चीज़ की वजह से वो कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकती और इस घर में शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। एंड वो आगे बताती है कि किस तरीके से उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसे ऑफ़र किया था पढ़ाई करने का अब्रॉड में, और उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि अगर वो जाकर यहाँ पर अपने करियर को प्रायोरिटाइज करती है तो फिर यहाँ पर वो एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर कर उस स्टेटस पे पहुँच सकती है जिस स्टेटस के बारे में यहाँ पर मिसेस हुओ हमेशा बात किया करती है, यानी कि हुओ की मम्मा। और यही स्टेटस के लिए यहाँ पर वो बाहर पढ़ने के लिए गई थी। शीन यहाँ पर कार्ड बाहर निकालते हैं, कहते कि ये वो कार्ड है जो कार्ड यहाँ पर मुझे आंटी ने दिया था मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन इनमें से मैंने यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। इसका पिन तुम्हारा बर्थडे है, सारे पैसे इसमें वैसे के वैसे ही है। अगर मैंने कुछ किया है और लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ है और कुछ भी नहीं, ताकि मैं एक दिन यहाँ पर एक ऐसी इंसान बनकर आ सकूँ जिसके साथ यहाँ पर तुम्हारी बराबरी हो सके एंड मैं फिर तुम्हारे साथ रह सकूँ। हो यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देता है एंड यहाँ पर वो शीन से क्लियरली कह देता है कि देखो तुमने यहाँ पर अपने करियर को चुना, अब तुम ये बोल रही हो कि करियर तुम्हारा ऑप्शन इसलिए था बिकॉज तुम आकर मुझसे मेरा स्टेटस मैच करना चाहती थी, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पर हमारे स्टेटस के बारे में कभी बात नहीं किया। मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मैं तुमसे लव करता था, ना कि मेरे घर वाले। उनसे फाइट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ऐसे भी शादी यहाँ पर स्टेटस देकर नहीं किया जाता। और अब ये सब कुछ सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं थी, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुमने मुझे यहाँ पर वैसे ही समझा जैसे मेरे घर वाले थे। तो मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा, मैं भी तुम्हें खो दूंगा, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। मैं तुम्हें लेकर पर्सनली एंटायरली दिल से दिमाग से कम्प्लीटली कमिटेड था। बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम तो मुझे जानती ही नहीं थी, तुम तो मुझे पहचानती ही नहीं थी। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर इस सोशल लड़ल चढ़ पाई हो एंड मैं ये भी बात से खुश हूँ कि अच्छा हुआ तुमने यहाँ पर मेरी मॉम का रास्ता चुना और अपना करियर के बारे में सोचा। ऐसे भी अगर वो तुम रिजेक्ट करती तो ऑफकोर्स ही बात है कि हम दोनों मे भी एक साथ होते एंड क्या पता यहाँ पर सोशल लड़ल एक साथ और भी ऊंचाइयों तक छू रहे होते। बट कोई बात नहीं, जो कुछ भी होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है एंड आई थिंक आफ्टर कॉन्वर्जेशन यहाँ पर इनफ होगा ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए और ये समझने के लिए कि अब हमारे बीच की हिस्ट्री एंड हो चुकी है एंड इसे बार बार प्रेजेंट और फ्यूचर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मेरी वाइफ के सामने। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है एंड बाद में यहाँ पर वो चला जाता है लीजा से मिलने के लिए। लीजा दरवाज़ा ओपन करते हैं, तभी यहाँ पर उसके साइड टेबल पर पिल्स रखी हुई थी। वो लीजा से क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। तब लीजा बताती कि नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरा रिस्ट पेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर पेन किलर्स लिए थे। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ये हमेशा करती हो। लीजा बोलती कि नहीं, मैं चीज़ों से यहाँ पर जल्दी यूज्ड हो जाती हूँ
एंड ये सुनकर यहाँ पर वो सोच रहा था कि यूज टू न जाने यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें जिनसे यहाँ पर लिसा यूज टू हो चुकी है और उसे चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं जो कि नॉर्मल भी नहीं है एक्चुअल में। वजह से यहाँ पर वो से कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाने लग जाता है, जिसके बाद वो पानी लेकर यहाँ पर लिसा के पास जाता है एंड कहते हैं कि तुम इस ग्लास के बदले हमेशा एक बॉटल अपने साथ रखनी चाहिए ताकि तुम यहाँ पर डिहाइड्रेटेड रहो। इतने में यहाँ पर वो लिसा से पूछ रहा होता है कि अब तुम किस चीज़ का यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रही हो। तब यहाँ पर लिसा बता रही होती है कि वॉर जोन में यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए, ताकि यहाँ पर वॉर के दौरान भी उनकी एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो हम तो रीजंस ढूंढते पढ़ाई ना करने के। खैर, इतने में यहाँ पर वो फोटो फ्रेम को देखकर उन बच्चों के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर लिसा बता रही होती है कि ये बच्चे वो स्कूल से बिलोंग करते हैं जिस स्कूल के टीचर्स को मार दिया गया था, उनके बुक्स को जला दिया गया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इन चीज़ों के होने के बाद भी यहाँ पर उनकी एजुकेशन रुके, बिकॉज़ यहाँ पर पढ़ना लिखना तो एवरीडे होता ही रहता है। मैं खुद यहाँ पर चीज़ें सीखती रहती हूँ रोज़ कुछ ना कुछ। तब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि लीज़ा को इमोशंस फील होते हैं, बहुत ही डीप इमोशंस फील होते हैं। वह दूसरे यहाँ पर हो से पूछने लग जाता है कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल होता है तो फिर बजट भी सेट होता होगा। जब लीसा यहाँ पर उसे बजट बताती है तब वो को समझ आता है कि ये तो बहुत ही कम है। वो उसे कहता भी है कि वो कंपनी की तरफ से यहाँ पर कुछ डोनेट भी करना चाहता है, लेकिन लीसा यहाँ पर मना कर देती है बिकॉज बजट यहाँ पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है कि यहाँ पर उन सभी लोगों की टैक्स में से काउंट किया जाता है। एंड अगर डोनेशन की बात आती है तो वह गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए यहाँ पर किसी से भी कोई भी बातें करना तक वो लोग अवॉइड करना चाहते हैं। वो कहता है कि माफ़ करना, मुझे इतना नहीं पता था कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है। लीसा बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, बस और कुछ नहीं। ये सुनकर यहाँ पर हुआ को तो खुशी ज़रूर होती है कि लीसा ने यहाँ पर अपने मुँह से उसे हस्बैंड जो बुलाया है। लीजा यहाँ पर से कहती कि आई नो तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं अपना ध्यान रखूँ, मैं अपना ध्यान ज़रूर रखूँगी। वो कहते कि यस तुम्हें वो तो करना ही है। एंड साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडपा तुम्हें बहुत याद करते हैं। लीजा बोलती कि ऑफकोर्स कल अगर मैं जैसी फ्री हो जाऊँगी वैसे मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। ये सुनकर यहाँ पर हुआ उसे ओके कह देता है। बाद में वहाँ से वो उसे गुड बाय कहकर जाने लग जाता है और यही सोच रहा था कि इतने समय से यहाँ पर वो को लगता था कि वो यहाँ पर एक ऐसी दुनिया में रह रहा कि यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी के ऊपर हो, उसी की दुनिया सबसे बड़ी हो। लेकिन लीजा के साथ भी यहाँ पर बातें कर कर उसे जानकर उसे पहचान कर उसे ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर हो की दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वो तो यहाँ पर दुनिया का 1% में भी इन्वॉल्व नहीं होती है। लीजा जो यहाँ पर कर रही है वो एक बहुत ही ब्रेव का काम है। एंड वही सोचते सोचते वहाँ से वो चला जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चला जाता है लीसा को पिक करने के लिए ताकि यहाँ पर लीसा घर आकर ग्रैंडपा से मिल सके। लीसा जैसी ही आती है ग्रैंडपा यहाँ पर खुश हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं। जब ग्रैंडपा यहाँ पर हो के साथ थे तब यहाँ पर वो हो से कह रहे थे कि लगता है यहाँ पर तुमने मेरी राय को बहुत अच्छे से लिया है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर एक अच्छे हस्बैंड बन सकोगे। वो कहते कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते कि देखो भले तुम बोलो या ना बोलो पर मुझे चीज़ें समझ आती है। तुम एज द हस्बैंड यहाँ पर अपना 100% कोशिश कर रहे हो उससे बात कर कर उसे समझने की, उसे अच्छे से समझाने की भी, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम यहाँ पर ट्राई तो कर रहे हो। वो यहाँ पर इन बातों को एक्सेप्ट करता है एंड कहता है कि शुरुआत में यहाँ पर गलती मेरी थी, न जाने मैं कितना नैरो माइंडेड था और कितना इमेच्योर था जो मैंने सोच लिया कि लीसा उन लड़कियों में से एक होगी जो कि यहाँ पर हमारी घर की प्रॉपर्टीज़ के पीछे पड़ी होगी। मैं यहाँ पर रिग्रेट बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है आपके कहने पर मैंने सही समय पर लीजा से बातें करना शुरू कर दी थी। उससे बातें कर कर मुझे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि मेरी दुनिया कितनी छोटी है एंड यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पर अपने रियल सेल्फ को और भी जानने मिलता है सिर्फ लीजा की वजह से। इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा लीजा को सपोर्ट करूँगा और उसे प्रोटेक्ट करता रहूँगा। वह दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा हो को समझा रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हो कहता कि मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंडपा कहते कि देखो वो कुछ ऐसा काम करती है जिस काम के लिए यहाँ पर लीसा के मन में सिर्फ यहाँ पर अपनी ही कंट्री के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर दुश्मन देश वाले लोगों के लिए भी दिल में जगह है। वो यहाँ पर कभी भी तुम्हें अपने सेंटर ऑफ हार्ट पे नहीं रख सकती क्योंकि उसके पास यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ढेरों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसानों की ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर तुम कह सकते हो कि वो तुम्हें 20-30% लव भी करती रहे लेकिन वो अपना 50 to 100% लव उन बच्चों को देती है जिनके लिए यहाँ पर वो वर्क करती है। ये बात सुनकर यहाँ पर वो कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं इन चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हूँ। मैं तो बस यहाँ पर उसे सक्सेसफुल होता देखना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लीसा जो कुछ भी कर रही है, वो जो कुछ भी चाहती है, वो सब कुछ यहाँ पर अप्रूव हो एंड वैसा ही चले जैसे यहाँ पर लीसा चाहती है, जिससे यहाँ पर वो सेटिस्फाई रहे, वो मुस्कुराए, और बस वही चीज़ मेरे लिए इनफ होगी मेरे पूरे दिन को अच्छा बनाने में। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा हुआ को अपने एंसेस्टर्स का जेड का ब्रेसलेट दे देते हैं, जो कि घर की डॉट इन लॉ को दिया जाता है। वो यहाँ पर हो से कहते हैं कि 4 साल पहले मैंने इस ब्रेसलेट को बाहर नहीं निकाला था, ये सोचकर कि शायद से यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद से बढ़ सकती हैं। एंड यहाँ पर तुम भी अब रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो। अगर तुम चाहो तो वो परमानेंटली भी यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बन सकती है। तुम परमानेंटली एक दूसरे के सपोर्टर्स बन सकते हो यहाँ पर खुश हो जाता है, उस ब्रेसलेट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। हो यहाँ पर बाहर जाता है, यहाँ पर वो लीसा को वो ब्रेसलेट देने लग जाता है। लीसा मना करते हैं, कहते कि नहीं, ये बहुत कीमती ब्रेसलेट है, इसे मैं अपने पास ये रखना चाहती। वो कहते कि ग्रैंडपा ने दिया है मुझे तुम्हें देने के लिए और ये बताने के लिए कि ये ब्रेसलेट यहाँ पर घर की बहू को बिलोंग करता है। लीसा बोलती कि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो मैंने ऐसे घर की डॉट इन लॉ किया है जो कि मेरा फ़र्ज़ बनता है। और ऐसे भी 4 साल पहले जो हमने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, वो मैं थोड़ी ना यहाँ पर ब्रेक कर सकती हूँ इस ब्रेसलेट को लेकर। वो कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें यहाँ पे ब्रेसलेट लेने का मन करे तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूँगा। एंड हाँ, मेरे दिल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो। मैं यहाँ पर मेक श्योर करूँगा कि मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हें राइटसली ट्रीट करूँ अपने तरीके से। लीजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है। हो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि कल को अगर यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो एंड तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक कंधा चाहिए अपना सर रखने के लिए, तब मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। मैं जानता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं वो आखिरी इंसान रहूँगा जिसके पास तुम यहाँ पर आ सकती हो, अपना सब कुछ ड्रॉप आउट कर कर, अपने सारे पेन बुलाकर सिर्फ कंफर्ट लेने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर लीजा इमोशनल भी हो जाती है एंड उसे अच्छा भी लगता है। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा अब जा रही होती है दूसरे कंट्री में, जहाँ पर जाने से पहले वो उससे अम्ब्रेला भी देता है, बिकॉज भले यहाँ पर इस कंट्री में समर क्यों ना हो, वहाँ पर तो बारिश बस शुरू ही होने वाली है। एंड उसी के साथ साथ एक बैग भी होता है। लीजा उससे पूछते है कि इस बैग के अंदर क्या है। वो कहता है कि ढेर सारी चीज़ें, तुम इसे यहाँ पर चीनी का बैग समझो, तुम जो चाहोगी इससे सब कुछ बाहर निकलेगा। लीजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है। वो उसे बताता है कि मेरी मीटिंग भी वही सिटी में है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत ही वहाँ पर तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँ। एंड हाँ, हम एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहेंगे। एंड ये होता है सबसे बेस्ट मूव, बिकॉज शुरुआत में जब उन्होंने शादी की थी तो 2 साल के लिए तो दोनों गायब हो गए थे। एंड वही दूसरी फाइनली लीजा यहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर पहुँच कर वो उस अम्ब्रेला को रखती है एंड बैग में से यहाँ पर चीज़ें निकालती है, जहाँ पर अलग अलग मेडिसिन के डिब्बे होते हैं। एंड यहाँ पर वो सब कुछ इमरजेंसी वाली चीज़ें थी, ताकि यहाँ पर लीजा को इमरजेंसी के टाइम पे कोई दिक्कत ना आन पड़े। एंड साथ साथ एक बुक भी होती है जिसमें यहाँ पर हुआ ने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, और साथ साथ चीज़ें भी कि जब यहाँ पर लीजा को कैसा फील हो तो वो क्या कर सकती है। लीजा यहाँ पर उसे टेक्स्ट पर थैंक यू बोलने लग जाती है। वो कहता है कि एज अ हस्बैंड इतना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। एंड तब तक वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, विच मीन्स हमारे हुआ ने परफेक्ट होमवर्क किया था अपने बेस्ट हस्बैंड बनने का और रोल निभाने का। अब फिलहाल यहाँ पर वो तो सेम ही कंट्री में था। वो यहाँ पर तो लीजा को अपडेट भी कर रहा होता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। लीजा भी उसे बता रही थी कि आज तो वो कुछ ज़्यादा बिजी थी और उसे फ़ोन देखने का मौका नहीं मिला। जो फ्लावर्स यहाँ पर हो के घर पे ब्लूम हुए, उन फ्लावर्स की फ़ोटो भी यहाँ पर हो लीजा को भेजता है। एंड लीजा भी साथ साथ यहाँ पर सेम चीज़ें करती है। पूरे दिन में यहाँ पर जो भी उसे परफेक्ट चीज़ दिखी हो, जो कि उसे अपने फ़ोन में कैप्चर किया हो, वो सब कुछ यहाँ पर वो हुआ को सेंड कर दिया एंड बताती कि आखिर उसे कैसा फील हो रहा है। वह दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त हुआ के साथ में होते एंड कह रहे होते कि लगता है यहाँ पर इस बार सिस्टर इन लॉ के साथ तुम्हारी बहुत अच्छे से बातें हो रही है। मुझे तो यहाँ पर पहले के दिन याद आ रहे कि किस तरीके से यहाँ पर वो तो मिस्ट्री वुमन बन चुकी थी, और उनके लिए भी तुम यहाँ पर मिस्ट्री मैन बन गए होगे, जहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं कि आखिर एक दूसरे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बट अब ऐसा लगता है कि जैसी कन्वीनियंस मैरिज प्रॉपर मैरिज में बदल गया हो, बिकॉज दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जैसे जो एक्ट कर रहे हो, कहते कि इसे एक्टिंग नहीं, इसे दिल से कुछ करना बोलते हैं। एंड ये सुनकर तो उसके फ्रेंड्स उसे और टीज करने लगते हैं कि देखो तो लगता है कोई यहाँ पर प्यार में पड़ गया है, जो कि ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। इतने में यहाँ पर लीजा के वापस आने के दिन आ जाते हैं, जहाँ पर हो जाकर उसे पिक कर लेता है। एंड तब यहाँ पर वो लीजा के वेट को नोटिस करता है। वो कहते हैं कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही काम कर रही थी, तुमने यहाँ पर खाने को स्किप किया है, इसलिए तुम पतली नजर आ रही हो।
लीजा कहती कि नहीं, इस बार मैंने खाना खाया है और मेक श्योर किया है कि मैं वर्कआउट करूँ, और इसे पतला नहीं, इसे फिट स्लिम ट्रिम होना कहते हैं। तब तक यहाँ पर हुआ को उसके दोस्तों का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे बुला रहे होते, वो भी यहाँ पर लीजा के साथ में। अब लीजा अभी अभी आई है, उसे लग रहा था कि नहीं शायद से यहाँ पर वो थक गई होगी, लेकिन लीजा यहाँ पर खुद सामने से उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं उनके दोस्तों से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर रीयूनियन की तरह होता है, जहाँ पर शीन अपने उसी दोस्त के साथ में मौजूद थी। अब उसकी दोस्त यहाँ पर लीजा को ताने मारने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो ही नहीं बल्कि यहाँ पर हुआ कि सभी दोस्त लीजा का साइड लेते और बता रहे होते कि लीजा यहाँ पर एक ऐसा काम करे जिससे यहाँ पर किसी को भी उसके साथ रहकर बहुत गर्व महसूस होगा। इससे यहाँ पर शीन का और साथ ही साथ में यहाँ पर उसकी दोस्त का मुंह बंद हो जाता है। अब यहाँ पर हुआ के दोस्त उसे अप्रोच करते ताकि हुआ यहाँ पर ड्रिंक करे, पर लीजा कहते कि माफ़ करना, हुआ का पेट ठीक नहीं है, वो ड्रिंक नहीं कर सकता, बिकॉज उसे अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम ड्रिंक करने पर क्या हुआ था। एंड यहाँ पर हुआ को ये बात बहुत पसंद आती है कि लीजा को अब तक वो बात याद है, एंड वो उसकी अभी भी कितनी केयर करती है कि वो उसके लिए यहाँ पर स्टैंड जो ले रही है। लीजा यहाँ पर बाहर आ जाती है, जहाँ पर शीन आकर उसे ताने मारने लगती है कि तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होने की एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। लीजा यहाँ पर उसे कुछ बोलती नहीं, एंड तब वहाँ पर हुआ आकर उसे कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरी वाइफ को यहाँ पर प्रवोक करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है, वो कहती कि आखिर तुम समझ नहीं रहे हो, ये लव नहीं करती तुमसे, मैंने अभी से इतना कुछ कहा लेकिन इससे कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो कहता है कि क्यों, वो गुस्से वालों में से नहीं है, वो एकदम काम है और वो उसकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे भी जब उसे मुझ पर भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है, तो हम किसी आउटसाइडर की बातों पर ध्यान भी क्यों दें। और हाँ प्लीज़, जो मेरी वाइफ के अगेंस्ट जाएगा उसे तो मैं डिफेंस जरूर करूंगा। ऐसे कहकर वो लीजा को लेकर वहां से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर शीन होती है, जो कि लीजा को पर्सनली मिलने के लिए बुलाती है। लीजा जाती भी है, एंड शीन यहाँ पर कहती कि मैं अपनी हार मानती हूँ। लीजा कहते कि मैं तो कभी तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन में थी नहीं। शीन बोलते कि लेकिन मैं ज़रूर थी, मैं अब इतना यहाँ पर जान चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ, एंड मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर एटलीस्ट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा नहीं रही हूँ, एंड मैं मेक श्योर करूँगी कि यहाँ पर अपने ब्राइटफुल फ्यूचर को तुम्हारी तरह जीऊँ, एकदम क्लासी लेडी की तरह। ऐसा कहकर वो अच्छे से रिश्तों को जोड़कर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं वो को, जो कि ग्रैंडपा से मिलता है, एंड वो ग्रैंडपा को ये बता रहा था कि वो इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है और इसे एज ए नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ आगे तक चलाना चाहता है टिल द एंड। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडपा से एक बात बता रहे होते कि शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो के साथ नहीं बल्कि हो के अंकल के साथ में साइन हुआ था, विच मीन्स यहाँ पर हो उनका पहला चॉइस कभी था ही नहीं। हो यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है, तो फिर आप लोगों ने मुझ पर स्विच क्यों किया। ग्रैंडपा यहाँ पर बता रहे होते कि तुम्हारे अंकल के पास वो सारी पर्सनालिटी है जो कि यहाँ पर लीजा को खुश रख सकती है। वो जब भी यहाँ आते वो हमेशा लीजा का साइड लेते, वो बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अंकल के अकॉर्डिंग उनके बीच का एज गैप बहुत ज़्यादा ही है, एंड उन्होंने यहाँ पर तुम्हें चुना। वो कहते कि वो चीज़ जो कि यहाँ पर लीजा के साथ मैं नहीं रख सकता, ट्रांसपेरेंसी, वो चीज़ यहाँ पर वो उसके साथ रख सकता है। एंड अंकल ही यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट किया था कि तुम उसके लिए यहाँ पर बेस्ट पार्टनर हो सकते हो। एंड आई थिंक यहाँ पर इस बात पर शुरुआत में मैंने भरोसा तो नहीं किया था, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन 0 थी, लेकिन लगता है यहाँ पर सच में तुम्हारे अंकल बहुत स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें तुम पर ज़रूर भरोसा था। इन सभी बातों को सुनकर वो बेचारा तो यहाँ पर नर्वस ही हो जाता है। एंड वही दोस्त यहाँ पर वो चला जाता है लीजा से मिलने के लिए, जहाँ पर लीजा को ये बात तो बहुत पहले से ही पता होती है। हो यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा था, पर लीजा यहाँ पर सामने से मना कर देती है, बस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पर रेडी नहीं थी, और ये बात यहाँ पर हुआ को इमोशनली तोड़ कर रख देती है। लीजा यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर करती है, बिकॉज उसे पता होता है कि उसका जॉब एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करती है, और बहुत ही डेंजरस जोन में, जिसके तहत यहाँ पर वो अपनी पर्सनल लाइफ अपने हस्बैंड पर कभी ध्यान नहीं दे पाएगी। एंड यहाँ पर इस वजह से न जाने कितनी सारी चीज़ें होंगी जो कि यहाँ पर वो मिस आउट कर देगा, और वैसा नहीं चाहती। वो चाहती कि यहाँ पर वो अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जिए, उसमें खुश रहे, अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ एक अच्छा सा फ्यूचर देखे, अपने बच्चों के साथ वो सब कुछ एंजॉय करे, इसलिए यहाँ पर वो उसे मना कर देती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर चली जाती है घर वालों से मिलने के लिए भी। ग्रैंडपा को भी यहाँ पर बहुत दुख होता है, लेकिन सिर्फ ग्रैंडपा को ही नहीं, घर के एंटायर मेंबर्स को यहाँ पर दुख होता है लीजा के जाने का। वो सभी यहाँ पर लीजा से कहने लग जाते हैं कि भले तुम हमसे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाओ, हम फिर भी यहाँ पर तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा हमेशा मानेंगे, एंड हमें यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ ही एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम यहाँ पर जहाँ भी रहो खुश रहो एंड हैप्पी एंड हेल्दी रहो।
वही दूसरी ओर यहाँ पर लीजा फाइनली एक आखिरी बार यहाँ पर हो से मिलती है, जहाँ पर वो हो को इन 5 सालों के लिए थैंक यू बोल रही थी। हो यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे पता होता है कि वो चाहते हुए भी यहाँ पर लीजा को नहीं रोक सकता, इसलिए यहाँ पर उसे लीजा को लेट को करना पड़ता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर उसके दोस्त उसे कॉल करके बता रहे थे कि लीजा यहाँ पर कुछ महीनों बाद 10 साल के लिए एक बार फिर से एक ऐसे कंट्री जाने वाली है जो कि वॉर जोन में आने वाला है, एंड वो 10 साल तक यहाँ पर वापस नहीं लौटेगी। ये सुनकर यहाँ पर वो तुरंत ही उसके पास जाता है एंड तुरंत ही यहाँ पर उसे अपना फाइनल गुड बाय कर रहा था, एक एक्सपेक्टेशंस एक होप के साथ कि लीजा यहाँ पर वापस आएगी। बट वो उसे ये बताता नहीं कि लीजा को ये सारी बातें पहले से ही पता है। लीजा यहाँ पर उसे हक करती है एंड उसे थैंक यू बोलती है सभी चीज़ों के लिए। एंड यहाँ पर कुछ महीनों बाद ग्रैंडपा की तबीयत भी खराब हो जाती है बिकॉज वो अपने ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में होते हैं। वो यहाँ पर बता रहे होते हैं कि उन्हें कुछ रिग्रेट नहीं है एंड वो सिर्फ यहाँ पर लीजा से भी मिलना चाहते हैं। लीजा वहाँ पर आती है एंड यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना जल्दी यहाँ पर ग्रैंडपा को खो देंगे, लेकिन सब इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की है। वही दूसरा यहाँ पर लीजा अब आखिरी बार यहाँ पर होती है, जहाँ पर इसके बाद वो सीधा 10 साल बाद वापस लौटने वाली है। वो हुकुओं को यहाँ पर कह रही थी कि मेरा भी मन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर तोड़ने का, लेकिन मैं 10 साल के लिए यहाँ पर जा रही हूँ। ये सुनकर यहाँ पर वो से बताता है कि मुझे पता है। लीजा कहते कि अगर 10 साल बाद तुम ऐसे ही रहे, मैं भी ऐसी रही, तो वापस आकर हम यहाँ पर शादी कर लेंगे और हम यहाँ पर हमारा न्यू रीस्टार्ट करेंगे। ऐसा प्रॉमिस कर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस प्रॉमिस को यहाँ पर वो तोड़ देता है। वो दूसरी शादी नहीं करता, बल्कि यहाँ पर वो अपनी कंपनी के साथ में एक न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। अपनी एक ऐसी कंपनी खड़ा करता है अपनी ही कंपनी की मदद से, जो कि यहाँ पर उन सभी वॉर जोन्स के इसमें जाकर यहाँ पर डोनेट करेंगे, चैरिटी इवेंट करेंगे, जिसमें यहाँ पर वो पर्सनली जाकर अपना 100% देगा। एंड वो यहाँ पर 1 महीने बाद ही चला जाता है उससे मिलने के लिए, उससे ये बताने के लिए कि अब यहाँ पर होगी एंटायर टीम होगी, जो कि यहाँ पर वो कंट्री ट्रैवल करेगी जो कंट्री यहाँ पर लीजा की कंट्री ट्रैवल करने वाली है। हो गया था कि अब तो हम यहाँ पर सेम लाइफ जिएंगे एक दूसरे के साथ में, और मैं इस लाइफ से यहाँ पर बहुत खुश हूँ। लीजा यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है एंड दोनों यहाँ पर अपनी लाइफ की न्यू जर्नी पर निकल पड़ते हैं, और ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है।